नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं आरोह के गद्य खंड का पाठ बाजार दर्शन। उससे संबंधित और उसके जो लेखक हैं जैनेंद्र जी, इनके जीवन और इनकी रचनाओं से संबंधित, कृतित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जैनेंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? नोट कर लीजिएगा, जैनेंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1905 में अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2, जैनेंद्र जी के किस उपन्यास ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जैनेंद्र जी के किस उपन्यास ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई? सही उत्तर है त्याग पत्र। उनका जो उपन्यास था, कौन सा उपन्यास था? त्याग पत्र उपन्यास ने इन्हें एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी। प्रश्न क्रमांक 3, जैनेंद्र के जीवन पर किस महापुरुष का प्रभाव रहा? ये जरूर देख लीजिएगा कौन सा वो व्यक्ति है जिसका सबसे अधिक प्रभाव इनके जीवन पर रहा। जैनेंद्र के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? महात्मा गांधी जी का प्रभाव रहा। ये गांधीवाद से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं, इसलिए इन पर, क्योंकि इन पर गांधी जी का प्रभाव था, इसीलिए गांधीवाद से प्रभावित हैं। प्रश्न क्रमांक 4, नीलम देश की राजकन्या ये क्या है? आपको ये बताना है ये इनका किस प्रकार की रचना है, कौन सी रचना है, क्या है? तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा? ये क्या है इनका? यह एक कहानी संग्रह है दोस्तों, नीलम देश की राजकन्या। ये कहानी संग्रह है, ये नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से कौन सा जैनेंद्र का उपन्यास नहीं है? नोट कीजिए, इनमें से कौन सा जैनेंद्र का उपन्यास नहीं है? मुक्तिबोध, वातायन, स्वामी या कल्याणी? दोस्तों देखिए, मुक्तिबोध इनका लघु उपन्यास है, स्वामी इनका उपन्यास है, कल्याणी भी इनका उपन्यास है, लेकिन जो वातायन है ये उनका उपन्यास नहीं है। ये इनका क्या है? ये इनका कहानी संग्रह, ये ध्यान रखिएगा। मुक्तिबोध लघु उपन्यास है, ये भी पूछा जा सकता है कि इनका लघु उपन्यास कौन सा है, तो मुक्तिबोध इनका लघु उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 6, जैनेंद्र जी की पहली कहानी किस शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई है? नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैनेंद्र जी की पहली कहानी किस शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई है? खेल शीर्षक से दोस्तों। किससे? खेल शीर्षक से। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैनेंद्र जी की पहली कहानी खेल शीर्षक से किस में प्रकाशित हुई थी, तो आप वहां उत्तर लिख सकते हैं, बता सकते हैं विशाल भारत। और यदि ऐसा पूछा जाए कि किस शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई, तो उसका सही उत्तर होगा खेल शीर्षक से। प्रश्न क्रमांक 7, जैनेंद्र जी के बचपन का नाम क्या था? ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। जैनेंद्र जी के बचपन का नाम क्या था? जैनेंद्र जी के बचपन का नाम था आनंदीलाल। क्या था? आनंदीलाल। और जब ये ऋषिकुल में पढ़ने के लिए गए तो फिर इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया, वरना इनका बचपन का नाम क्या था? आनंदीलाल। जब ये ऋषिकुल में पढ़ने गए तो फिर इन्होंने अपना नाम जैनेंद्र रख लिया। प्रश्न क्रमांक 8, जैनेंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब व किस रचना के लिए मिला? जैनेंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना के लिए मिला? तो 1966 में जो इनका मुक्तिबोध लघु उपन्यास था, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न क्रमांक 9, जैनेंद्र ने कारावास में अपना पहला लेख कौन सा लिखा? बिल्कुल नोट कर लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इनमें से एक न एक प्रश्न जरूर आने वाला है। जैनेंद्र ने कारावास में अपना पहला लेख कौन सा लिखा? सही उत्तर है देश जाग उठा है। सही उत्तर क्या है? देश जाग उठा है। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को इनमें से बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10, जैनेंद्र जी का ये और वे गद्य की कौन सी विधा है? इनकी एक रचना है ये और वे, ये गद्य की कौन सी विधा है? तो ये संस्मरण है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है? संस्मरण। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनका संस्मरण कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये और वे। प्रश्न क्रमांक 11, परख के लिए 500 रुपये का पुरस्कार इनको किस संस्था द्वारा दिया गया? परख के लिए 500 रुपये का पुरस्कार इन्हें किन संस्था द्वारा दिया गया? तो सही उत्तर आएगा हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा। परख जो इनका पहला उपन्यास था, उस पर इनको 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 12, जैनेंद्र के निबंध में जहाँ एक और वैचारिक गहनता के गुण से पूरित हैं, तो वहाँ भाषा की अस्पष्ट और दुराहता भी देखी जा सकती है। यह कथन किसका है? याद कर लीजिएगा दोस्तों,
कि जैनेंद्र के निबंधों में जहाँ आपको एक और क्या मिलती है, वैचारिक गहनता मिलती है, उसके गुण से वह परिपूरित है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी जो भाषा है वह अस्पष्ट और दुराहता से भरी हुई है। यह कथन किसका है, यह किसने कहा है? तो ये कथन है प्रेम नारायण टंडन जी का। किसका है? डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन जी का। दोस्तों रट लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, जैनेंद्र जी को पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? जैनेंद्र जी को पद्म भूषण सम्मान कब मिला था या कब दिया गया था? सही उत्तर है 1971 में। कब दिया गया था? 1971 में। जैनेंद्र जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 14, जैनेंद्र जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फांसी 1929। क्या है? फांसी कब? 1929। प्रश्न क्रमांक 15, जैनेंद्र जी के उपन्यासों का सही क्रम है। ये ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे अभी जो विभागीय परीक्षा हुई थी उसमें। दोस्तों इसको, इन प्रश्नों को आप कहीं से कहीं तक मिस मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, या परख, त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, या परख, सुनीता, कल्याणी या त्यागपत्र? तो सही क्रम क्या है दोस्तों? परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937 और कल्याणी 1939। इस क्रम में इनके जो उपन्यास हैं वो प्रकाशित हुए। मतलब परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, ये सही क्रम रहेगा। मतलब जो पहला विकल्प मैंने दिया है वो सही रहेगा। परख 1929 में प्रकाशित हुआ, सुनीता 1935 में प्रकाशित हुआ, फिर त्यागपत्र 1937 में और फिर कल्याणी 1939 में। जैनेंद्र जी की रचना जड़ की बात और पूर्वोदय, ये क्या हैं? इनकी दो रचनाएं हैं, एक जड़ की बात और एक पूर्वोदय। ये क्या हैं? तो यहाँ सही उत्तर है, ये इनके निबंध संग्रह हैं। क्या हैं? यह निबंध संग्रह हैं। अब हम आते हैं पाठ पर आधारित प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ से बाजार कब आनंद देता है? बाजार दर्शन जो पाठ आपने पढ़ा है उसके आधार से एक ऊपर ये प्रश्न है, बाजार कब आनंद देता है? जब मन में लक्ष्य हो, जब आपका मन लक्ष्य से भरा हो, निर्धारित हो कि हमें बस यही सामान देना है, तब बाजार क्या करता है? आपको आनंद देता है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? जो ऊंचा बाजार है जो सजा हुआ है उसका आमंत्रण कैसा होता है? यहाँ सही उत्तर आएगा मूक। कैसा होता है दोस्तों? मूक। 19, बाजार मनुष्य के मन में कैसा भाव जगाता है? सही उत्तर आएगा असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या का। कैसा भाव जगाता है? असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या का। प्रश्न क्रमांक 20, लेखक ने किसे मनमानेपन की छूट न देने की बात निबंध में की है? देखिए क्या कहा है लेखक ने कि मन को मनमानेपन की छूट मत दीजिए। हालांकि मन पर एकदम से लगाम भी मत लगाइए, लेकिन उसको मनमानेपन की छूट भी मत दीजिए। तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा? मन को। प्रश्न क्रमांक 21, लेखक ने किसे अनीति शास्त्र कहा है? देखिए ये जरूर देख लीजिएगा, लेखक ने किसे अनीति शास्त्र कहा है? सही उत्तर आएगा अर्थशास्त्र को। प्रश्न क्रमांक 22, लेखक ने किसे मायावी और अनीतिपूर्ण कहा है? लेखक ने किसे मायावी और अनीतिपूर्ण कहा है? तो किसे कहा है? कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र को। किसको कहा है? कैपिटलिस्टिक जो अर्थशास्त्र है उसको कैसा कहा है? मायावी और अनीतिपूर्ण कहा है। ऐसा भी आ सकता है कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र को क्या कहा है? तो आप यहाँ सही उत्तर दे सकते हैं क्या? मायावी और अनीतिपूर्ण। या ऐसा भी आ सकता है पहला प्रश्न कि अर्थशास्त्र को कैसा बताया है, तो आपको बताना है अनीति शास्त्र। प्रश्न क्रमांक 23, सद्भावना का ह्रास करने वाले बाजार को लेखक ने कैसा बताया है? जो सद्भावना का ह्रास करता है उसको उस बाजार को लेखक ने कैसा बताया है? तो सही उत्तर आएगा मानवता के लिए विडंबना। कैसा बताया है? मानवता के लिए विडंबना। प्रश्न क्रमांक 24, खाली मन से लेखक क्या आशय है? खाली मन से लेखक का क्या आशय है? सही उत्तर है मन में ईर्ष्या, असंतोष और तृष्णा का भाव। खाली मन मतलब मन में क्या होगा? ईर्ष्या होगी, असंतोष होगा और क्या होगा? तृष्णा का भाव होगा। प्रश्न क्रमांक 25, अनचाही वस्तु खरीदने का लेखक ने क्या कारण बताया था? जो उनका मित्र गया था वो अनचाही चीजें भी खरीद के लाया था, उसके लिए क्या कारण बताया था? उसका सही उत्तर आएगा मनी बैग। क्या आएगा? मनी बैग। प्रश्न क्रमांक 26, लेखक किसकी महिमा का कायल है? लेखक किसकी महिमा का कायल है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों पत्नी की। फिर प्रश्न क्रमांक 27, लेखक ने बाजार के जादू की तुलना किससे की है? लेखक ने बाजार के जादू की तुलना किससे की है? चुंबक से की है। किससे की है? चुंबक से, जो अपनी तरफ हमें क्या करता रहता है? हमारे मन को खींचता रहता है। जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, इसी प्रकार बाजार
क्या करता है, हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। प्रश्न क्रमांक 28, जेब भरी हो और मन खाली हो तब किसका जादू असर करता है? तब किसका असर जादू करता है दोस्तों? बाजार का जो जादू है वह असर करता है जब मन खाली हो और जेब भरी हो। प्रश्न क्रमांक 29, कैसे व्यक्ति बाजारूपन को बढ़ाते हैं? कैसे व्यक्ति बाजारूपन को बढ़ाते हैं? सही उत्तर है जो ये नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं। सही उत्तर क्या आएगा? जो ये नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति क्या करते हैं? बाजारूपन को बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आपने पढ़ते पढ़ते इस बात को मिस कर दिया है तो याद रख लीजिएगा, किसके माध्यम से जादू चलता है? आंख के माध्यम से। किसके माध्यम से? आंख के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 31, लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार केवल किसको है? लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार केवल किसको है? परमात्मा को। किसको है? परमात्मा को। लेखक के अनुसार बाजार का आनंद कब मिलता है? लेखक के अनुसार बाजार का आनंद कब मिलता है? जब मन लक्ष्य से भरा हो। जब मन कैसा हो? लक्ष्य से भरा हो। प्रश्न क्रमांक 33, लेखक के अनुसार लू का लूपन कब व्यर्थ हो जाता है? लू का लूपन कब व्यर्थ होता है? जब पानी भीतर हो। क्या हो? जब पानी भीतर हो। प्रश्न क्रमांक 34, बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आने में। किसमें है मित्रों? जब वह आवश्यकता के समय काम आता है उसी में क्या है? बाजार की कृतार्थता है। किस समय? आवश्यकता के समय काम आने में। प्रश्न क्रमांक 35, भगत जी क्या बेचते थे और वे कहाँ रहते थे? तो सही उत्तर है चूरन बेचते थे और लेखक के बिल्कुल पड़ोस में ही रहते थे। लेखक बताता है कि मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम भगत जी है। तो कहाँ रहते थे वो? लेखक के पड़ोस में ही रहते थे। प्रश्न क्रमांक 36, भगत जी केवल कितने रुपए का चूरन बेचते थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल कितने रुपए का चूरन बेचते थे दोस्तों? भाई केवल 6 आने का चूरन बेचते थे। कहते हैं 6 आने के बाद वह 1 पैसे का भी चूरन नहीं बेचते थे। प्रश्न क्रमांक 37, वो जो चूरन बचा हुआ होता था उसको बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे, पेशगी ऑर्डर भी नहीं लेते थे, वरना यदि उन्हें व्यापार के गुण पकड़ लिए होते तो आज वह माला माल हो गए होते, ऐसा लेखक कहता है। प्रश्न क्रमांक 37, लेखक की जो भगत जी हैं वो किस सरनेम से लोकप्रिय थे? तो किस सरनेम से प्रसिद्ध थे? चूरन। प्रश्न क्रमांक 38, भगत जी को लेखक ने कितने वर्षों से चूरन बेचते हुए देख रहा था? लेखक भगत जी को कितने वर्षों से चूरन बेचते हुए देख रहा था? सही उत्तर आएगा दोस्तों 10 वर्षों से। कब से देख रहा था वह? लेखक ही उनको 10 वर्षों से देख रहा था। प्रश्न क्रमांक 39, जो ये नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं वे बाजार में अपनी परचेसिंग पावर से क्या देते हैं? जो ये नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं वह बाजार को अपनी परचेसिंग पावर से क्या देते हैं? बाजार की विनाशक शक्ति क्या देते हैं? बाजार को विनाशक शक्ति देते हैं, शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति देते हैं। क्या देते हैं? शैतानी शक्ति देते हैं और व्यंग्य शक्ति देते हैं। प्रश्न क्रमांक 40, भगत जी बाजार में पंसारी की दुकान पर क्या लेने जाते थे? पंसारी की दुकान पर वह क्या लेने जाते थे दोस्तों? तो यहाँ आएगा जीरा और काला नमक। सही उत्तर क्या होगा? जीरा मन और काला नमक। प्रश्न क्रमांक 41, बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? एक मिनट दोस्तों, हाँ, बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? सही उत्तर आएगा जिसे अपनी आवश्यकता की जानकारी हो। जिसे अपनी आवश्यकता की जानकारी हो। प्रश्न क्रमांक 42, आत्मिक शक्ति के अभाव के कारण धन की तरफ कौन झुकता है? आत्मिक शक्ति के अभाव के कारण धन की तरफ कौन झुकता है? जो निर्बल हो। कैसा हो दोस्तों? निर्बल ही धन की तरफ झुकता है, ऐसा लेखक ने कहा है। प्रश्न क्रमांक 43, कैसे व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं करते? कैसे व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं करते? जो कैसे होते हैं? जो संयमी व्यक्ति होते हैं। प्रश्न क्रमांक 44, लेखक ने किसे झूठ कहा है? लेखक ने किसको झूठ कहा है? सब इच्छाओं का विरोध करने को। लेखक कहता है कि जो सारी इच्छाओं को विरोध कर लेता है ये झूठ है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि सारी इच्छाओं का विरोध करने का अधिकार या शून्य होने का अधिकार केवल किसके पास है? परमात्मा के पास है। दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित होगा। अगले वीडियो में मैं जितने भी कक्षा 12th या 11th के लेखक हैं
इनसे जुड़े हुए जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य कथन हैं, उन्हीं को लेके आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।